जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू से पढ़ाया है और मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग भाग किसे कहते हैं, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1951 से इसमें संशोधन होना चालू हुआ और धीरे धीरे करके इसके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती चली गई और आज वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान को और अधिक सरल बनाने के लिए और सरलतम रूप में समझने के लिए अलग अलग टॉपिक का नाम देकर इन अनुच्छेदों को जो है उस टॉपिक में सम्मिलित कर दिए, ताकि संविधान को और अधिक सरल बनाया जा सके और सरलतम रूप में समझा जा सके, जिसे भाग कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भाग किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने इधर जो है कि भाग को लिखा है और यहाँ पर उनसे जुड़े हुए जो प्रावधान है, जो टॉपिक है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर इसके बाद जिस टॉपिक से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा पर यहाँ पर आते हैं। तो संविधान के पहले भाग में क्या है? तो संविधान के पहले भाग में दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप पहली अनुसूची को उठा ले या फिर पहले अनुच्छेद को उठा ले या फिर आप संविधान के पहले भाग को उठा ले, वहां पर आप लोगों को संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी संविधान के भाग एक में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है कि बताया गया है। संघ का तात्पर्य भारत से है और उसके जो राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है कि देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं संविधान के दूसरे भाग में। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, या फिर किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता दी जाएगी तो वह किस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसके बारे में जो वर्णन है हम लोगों को दोस्तों भाग 2 में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है कि दोस्तों किया गया है। अब आते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था मूल संविधान में जो है कि 7 मौलिक अधिकार थे और उसमें जो एक छठा मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। और दोस्तों, आज हमें वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं? तो जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको संविधान द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जब भी जनता के संबंध में कुछ कानून बनाना हो या विधि बनाना हो तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य क्या है और इसका जो उल्लेख है वह भाग 4 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 4 क, मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में यह नहीं था, यह मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौंसिल समिति की अनुशंसा पर जो है कि दोस्तों इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।
और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में जो है कि 11 मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि संविधान का पालन करें, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय गान का जो है कि आदर करें, उसके बाद जो है पर्यावरण का संरक्षण करें। इस तरह से जो मौलिक कर्तव्य है, उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन हम लोगों को 4 क में देखने को मिलता है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि जोड़ा गया था, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका में हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के बारे में जो वर्णन है वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार में किया गया है, अर्थात भाग 5 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 के जो है तक जो है कि किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से जो है छठा, राज्य सरकार यानी राज्य सरकार में जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उनके बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वह भाग 6 में देखने को मिलता है। और इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक जो है कि किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने बहुत आसानी से जो है कि इसको समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर दोस्तों इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है, तो नागरिकता। तीसरा में क्या है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार। चौथा में क्या है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 क में क्या है दोस्तों, तो वह है मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद दोस्तों 5 में क्या है, तो संघ सरकार। और छठा में क्या है दोस्तों, तो वह है राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने कितनी आसानी से जो है कि इसको जो है कि हम लोगों ने याद कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 7 में। संविधान के 7वें भाग को जो है कि निरस्त कर दिया गया। इसको अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो इसको ऐसे याद रखना है 7 यानी 7 को जो है 7वां भाग को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि जो राज्य होते थे उन राज्यों को जो है कि ग्रुप में बांटा गया था, ए ग्रुप बी ग्रुप करके जो है कि बांटा गया था। तो वह जो प्रावधान था उस प्रावधान को जो है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है कि निरसित कर दिया गया है। यानी जो 7वां भाग है उसको 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उल्लेख है वो हमें कितने में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 238 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र से तात्पर्य है दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी यूटी। ठीक है दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, दमन एवं दीव, इनके बारे में जो है कि हम लोगों को जो देखने को मिलता है दोस्तों वह भाग 8 में देखने को जो है कि मिलता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 9वें भाग में पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, पंचायत के बारे में बताया गया है। जो ग्रामीण प्रशासनिक इकाई होती है जैसे नगर पंचायत इत्यादि के बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वह 9वें भाग में देखने को मिलता है। तो 9वां भाग किससे जुड़ा हुआ है, वह पंचायत से जुड़ा हुआ है, जैसे मुखिया, सरपंच, प्रधानी। तो इनके बारे में जो बताया गया है वह किस भाग में है दोस्तों, तो वह 9वें भाग में है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 243 से लेकर 243 9 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 9 क। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासनिक इकाई है उसको हम लोगों ने देख लिया, फिर 9 क में आते हैं। तो 9 क में जो शहरी क्षेत्र में जो प्रशासनिक इकाई होती है जैसे नगर पालिकाएं, उनके बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है दोस्तों वह भाग 9 क में देखने को मिलता है। और एक बात हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इसका जो वर्णन है वह 243 से लेकर 243 6 तक जो है कि 6 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब फिर आते हैं 9 ख, सहकारी समितियां। ये क्या होता है दोस्तों, कि क्या होता है कि लोगों के कुछ समूहों के द्वारा कुछ लोग इसमें जुड़ते हुए चले जाते हैं
और जो है उनके द्वारा समितियों का निर्माण किया जाता है ताकि जो है उनके सामाजिक, आर्थिक और जो है सांस्कृतिक स्थिति की सुधार हो सके। तो उन समितियों के बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, अर्थात सहकारी समितियों के बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसका उल्लेख जो संविधान के भाग 9 के ख में किया गया है। और इसमें जो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सहकारी समितियों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। इसको ऐसे याद रखना है, 243 जेड एच से शुरू होता है, उसके बाद जो है कि 243 जेड टी में खत्म हो जाता है। ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, यानी जो SC ST के लिए जो क्षेत्र है, जो विशेष प्रशासन है, उसके बारे में जो वर्णन है दोस्तों, वो कौन से भाग में है, तो भाग 10 में है। और इसका उल्लेख जो है दोस्तों अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक जो है कि दोस्तों किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब संघ राज्य संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, उसके बारे में वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वह भाग 11 में देखने को दोस्तों मिलता है। जैसे हो गया वित्त संबंध, जैसे पैसे से जुड़ा हुआ जो भी संबंध होगा उसको वित्त संबंध कहेंगे। उसके बाद जैसे हुआ वित्त संबंध हो गया, फिर जो हो गया आपका विधायी संबंध। तो दोस्तों संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख हमें भाग 11 में देखने को मिलता है। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक जो है कि किया गया है। अब आते हैं दोस्तों भाग 12 में। भाग 12 में दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, इसके बारे में जो है कि वर्णन किया है। यानी जो वित्त से जुड़ा हुआ होगा, जो संपत्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, उसके बारे में जो है कि उल्लेख हमें भाग 12 में देखने को मिलता है दोस्तों। और इसका उल्लेख 264 और 300 ए में जो है कि 300 ए तक जो है कि किया गया है। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया दोस्तों कि जो छठा मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। उसे क्या किया गया, तो उसे कि दोस्तों जो है कि आपको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कि रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर देखिए, यही जो है अनुच्छेद है 300 ए, जो है संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होगा, जो वाणिज्य होगा, इसके बारे में जो है कि दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया है, वह भाग 13 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक जो है कि इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों 14 में क्या है दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे दोस्तों यूपीएससी, केंद्र के अधीन सेवाएं क्या हो गया, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी हो गया। और राज्य के अधीन सेवाएं जैसे क्या हो गया दोस्तों, जेपीएससी, बीपीएससी। ठीक है, तो इसके बारे में जो वर्णन है दोस्तों, उसका उल्लेख जो है आपको भाग 14 में किया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे संघ के अधीन हो गया यूपीएससी, जेपीएससी, जैसे राज्य बीपीएससी। तो ये जो सेवाएं हैं दोस्तों, इन सेवाओं के बारे में जो वर्णन है हमें भाग 14 में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 14 को, यह भी जो है कि मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है कि बाद में जोड़ा गया। अधिकरण, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों अर्ध न्यायिक संस्था, मतलब ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिसके द्वारा प्रशासनिक और कर के विवादों को सुलझाया जाए। लेकिन आखिरकार इसका गठन क्यों किया गया दोस्तों, तो न्यायालय के ऊपर दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ते जा रहा है। इनको ध्यान में रखते हुए एक अधिकरण का गठन किया जाता है, यानी अर्ध न्यायिक संस्था का गठन किया जाता है, ताकि न्यायालय के ऊपर जो है कि बोझ को कम किया जा सके। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों 14 का किससे संबंधित है, वह अधिकरण से संबंधित है। और इसका उल्लेख है दोस्तों 323 क से लेकर 323 ख तक है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों निर्वाचन। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जनता प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष माध्यम से करती है। और जो निर्वाचन संबंधी जो भी प्रावधान है उसका जो है उल्लेख भाग 15 में है दोस्तों। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर अनुच्छेद 329 क तक जो है कि इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों
कि जो SC ST, खास करके SC ST, जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा या फिर कहीं सुने होंगे, जैसे अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST को जो है, इन्हें लोकसभा में जो है कि आरक्षण प्राप्त है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों को जो है कि दोस्तों लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 332 में जो है SC ST को विधानसभा में सीटों में जो है कि आरक्षण की बात कही गई है। और फिर इसी तरह से दोस्तों 333 में जो है कि आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है। तो दोस्तों ये जो है, जो आप देख रहे हैं भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इसका उल्लेख कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 क तक, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 16 में किया गया है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पढ़ते पढ़ते 4 अनुच्छेदों को भी जो है कि देख लिया। अब दोस्तों भाग 17 में आते हैं, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, अर्थात संघ की जो भाषा है वह क्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, या फिर इसकी जो भाषा के बारे में जो वर्णन है वो हमें भाग 17 में देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके अनुच्छेद को हमेशा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन देखने को मिलता है, या फिर राजभाषा का वर्णन किसमें है। तो ये दोस्तों 343 से लेकर 351 तक जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों आपात उपबंध। मैंने दोस्तों को आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान द्वारा 3 प्रकार के जो है कि आपातकाल की का वर्णन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 तरह के दोस्तों आपात कौन कौन से हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों अनुच्छेद 352, 352, उसके बाद 356, उसके बाद जो हो गया 360। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है दोस्तों? जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। वो भी कितने अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो जब किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा जब विफल हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों। और वित्त आपात, इसको दोस्तों अभी तक जो है एक बार भी लगाया नहीं गया है। तो वित्त आपात कब लगाया जाएगा? जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, तो उस स्थिति में जो है कि वित्त आपात दोस्तों लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 365 के तहत भी जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन ये कब लगाया जाता है दोस्तों? यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के बातों का या फिर केंद्र के जो है कि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई काम कर रहा है, माने कोई ऐसा काम कर रहा है जो केंद्र सरकार की बातों को मान नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में जो है कि दोस्तों अनुच्छेद 365 के तहत जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को जो है कि आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है, यानी मिसलेनियस। अब ये क्या होता है दोस्तों? आप लोग कभी मार्केट गए होंगे, तो जो मेन मेन सामान रहता है ना, उसको क्या करते हैं कि एक लिस्ट में लिख लेते हैं, और जो अगड़म बगड़म सामान होता है उसको एक छोटे लिस्ट में लिख लेते हैं। तो यानी जो 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 बड़े बड़े प्रावधान थे उनको तो हम लोग पूरा भाग में ले लिया, लेकिन जो बचा खुचा रह गया, जो बाकी बकाया रह गया अगड़म बगड़म, उसको हम लोगों ने कहाँ पर ले लिया? तो भाग 19 में, जिसे मिसलेनियस या प्रकीर्णन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए क्या है ये? और इसका उल्लेख जो है कि दोस्तों 361 से लेकर 367 तक देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों संविधान संशोधन। मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह जो है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो है इसका उल्लेख हमें कितना में देखने को मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
और इसका जो प्रावधान है दोस्तों हमें कहाँ से लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि संशोधन, संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कि इसमें दो तरह से संशोधन किया जाता है। यानी विशेष बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, और दोस्तों विशेष बहुमत 2/3 यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति से भी जो है कि हम लोग संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो किस भाग में है, तो भाग 20 में है। ठीक है दोस्तों, और जो अस्थाई संक्रमणशील और विधायी उपबंध है उसके बारे में जो उल्लेख है दोस्तों 369 से लेकर 392 तक जो है कि किया गया है। और संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ये उतना खास नहीं है दोस्तों, 393 से लेकर 395 तक किया गया है। तो दोस्तों मेरा यह टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग अपने जो है कि दोस्तों को जो है कि भेजे, अपने जो सगे संबंधी है उनको भेजे, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज करें जरूर, बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।